साथी डॉक्टर विनोद घोसालकर जी, सूरत से आए पाल समाज के एक उद्योगपति अशोक कुमार पाल जी, कार्यक्रम के आयोजक श्री राजाराम पाल जी, डॉक्टर आर एम पाल जी, मेरे बहुत पुराने साथी सांताक्रूज गजदरबान से आए उदय नारायण पाल जी, राम गणेश पाल साहब, सुनील पाल जी, जिलाजीत पाल जी, जिग्नेश पाल जी, प्रदीप पाल जी, सुरेंद्र पाल साहब, रमाकांत पाल जी, श्री राम आर पाल साहब, इंद्रजीत पाल साहब और अन्य सभी यहां पर उपस्थित सभी साथी जिनका नाम रह गया हो क्षमा करें। और पाल विकास संघ के इस कार्यक्रम में उपस्थित पाल समाज के सभी गणमान्य नागरिक, हमारे बहुत प्रिय साथी निरंजन पाल जी बैठे हैं, अभय चौबे जी हैं, विनोद यादव जी यहाँ बैठे हैं, एक अपने पाल साहब का वकील साहब हैं, बोरीवली कोर्ट के बहुत जाने माने वकील हैं, डॉक्टर मनोज पाल, अभी एडवोकेट मनोज पाल जी हमारे दिंडोसी क्षेत्र में रहते हैं। मैंने पूछा उनसे कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? मैं तो जा रहा हूँ। कहने नहीं भैया मैं भी आ रहा हूँ, क्योंकि रास्ते से उठाते लेके आ रहा हूँ। सभी लोगों को सबसे पहले नमस्कार। राजाराम जी ने कहा कि हम लोगों को जरा घोसालकर जी संरक्षण दें, सुरक्षा दें। बिल्कुल मैं भी चाहूंगा कि आप आपके क्षेत्र में जो भी पाल समाज के लोग हैं उनको सहारा दीजिए, संरक्षण दीजिए। लेकिन बुनियादी तौर पर पाल समाज कौन था ये शायद आप लोग भूल गए। पाल शब्द का मतलब होता है पालने से बना हुआ। जिसने समाज के हर वर्ग को पाला वो पाल। क्या बात है। आपको नहीं मालूम, आपका इतिहास बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा। देखा अहिल्याबाई होलकर, जो होलकर मल्हार राव होलकर बता जाते, मल्हार राव होलकर, उस परिवार, उस खानदान, उस परंपरा का आप हिस्सा है। पूरा उत्तर भारत में पाल वंश था, पालों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ। ऐसे पाल लोग जहां महाराष्ट्र में कोई धनगर हो गया, कोई गलेड़िया हैं, पाल हैं, बघेल हैं, चौधरी हैं, ये पूरा बिहार, यूपी और हिंदुस्तान के हर स्टेट में पालों का अलग अलग सरनेम भले था, लेकिन ये बहुत ही ताकतवर लोग, बहुत ही मेहनतकश लोग थे। धीरे धीरे जाके चरवाहा समाज, जिसको कहा गया गलेड़िया, जो वो चढ़ाते थे, क्या नाम है वो ना, भेड़ चराने वाले लोग। तो ऐसे पाल समाज, ऐसे गौरवपूर्ण पाल समाज के सदस्य हैं आप लोग। आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और आपका वर्तमान भी इतना ही ताकतवर बने, इतना ही महत्वपूर्ण बने, ऐसी मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं। खासकर अहिल्याबाई, जिन्होंने अभी मालूम है, जब काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तो एक चीज पता नहीं आप लोगों ने ध्यान से देखा कि नहीं, उस काशी विश्वनाथ का पहली बार जो मंदिर का निर्माण या मंदिर में जरा जो एक जीर्णोद्धार वगैरह काम हुआ, वो राजा विक्रमादित्य ने किया था। राजा विक्रमादित्य ने किया था पहली बार, उज्जैनी के राजा। दूसरी बार जब हमारे राम मंदिर को या फिर कहें काशी विश्वनाथ को या फिर बाकी मंदिरों को जब तोड़ा गया, तोड़ने वाले कौन से लोग थे सबको पता है, इतिहास में दर्ज है, उस पर ज्यादा कुछ विवाद में नहीं पड़ता। लेकिन जब तोड़ दिया गया और कोई संभालने वाला नहीं था, तब अहिल्याबाई होलकर उधर से मध्य प्रदेश से चलते हैं। तो इतना बड़ा उपकार है हिंदू समाज पे, आपके समाज का, और आप हमारे पालनहार हैं। आपके पालनहार विनोद घोसालकर नहीं है, हम लोग। और ऐसा पाल समाज, विनोद भाई, इसलिए मैंने कहा कि मैं बोलता हूं, जरा इसको आप समझना। ऐसे पाल समाज तरीके बहुत सारे जो ओबीसी समाज के लोग हैं यूपी बिहार के, वो मुंबई में बड़े पैमाने पर रहते हैं। चाहे यादव समाज हो, विश्वकर्मा समाज हो, मौर्य समाज हो, जो मौर्य मतलब छगन भुजबल वाली जाति है, ये जो माली है वो हमारे यहाँ कोयरी और कुशवाहा माने जाते हैं, वही ना। कुर्मी समाज के लोग जो इधर जो कुनबी हैं वो वहाँ कुर्मी होते हैं। जैसे यूपी में, अरे यूपी बिहार में, गुजरात में जो पटेल हैं ये सब कुनबी है, कुर्मी है। वैसे यहाँ पर उनको कुनबी बोला जाता है, उधर कुर्मी। तो ये ओबीसी वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, जो
जो सुतार का काम करते हैं, लोहार का काम करते हैं, जो पेंटिंग वेंटिंग का काम करते हैं, फिर कहार का काम करते हैं, जो डलिया बनाते हैं, डोली बनाते हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग है। इन सभी लोगों को मंडल आयोग के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ओबीसी का दर्जा प्राप्त। कुछ वर्ग अपना एक संघर्ष कर रहा है कि ओबीसी ने हमको एसटी में डाली। वो भी एक लड़ाई चली, जो धोबी समाज है। धोबी समाज को यूपी में मेरे ख्याल से एसटी में मान्यता मिल गई, जहां मांग रहे नहीं मिल रहा है। चलो वो एक बात की बात। सबसे दुखद बात यह है कि ये जो पूरा समाज है जो वहां रहता है, उसको भारतीय संविधान और भारतीय संसद के कानून वगैरह के हिसाब से तो उसके हिसाब से वहां पर उनको ओबीसी का दर्जा मिलेगा और ओबीसी की जो सुविधाएं वो मिल रही है। और वही वर्ग, वही समाज, उसी समाज का जो दूसरा भाई है, वो जो मुंबई में रहता है, उसको ओबीसी की मान्यता नहीं है। एक ही देश है, एक ही संविधान है, एक ही समाज है, एक ही कानून है, लेकिन यूपी में कुछ और महाराष्ट्र में या बाकी राज्यों में कुछ और है। ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव कहीं ना कहीं सीने में चुभता है एक सुई। और इसी मुद्दे को लेकर हमने एक लड़ाई शुरू की, हमने एक अभियान शुरू किया कि सारे ओबीसी के लोगों को जमा किया। सही है। तो उस समय फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उनको जाके समझाया मैंने, देखो भाई ये अन्याय हो रहा है, ये कोई दूसरी दुनिया से तो नहीं आए लोग, ये कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश से तो लोग नहीं आए, ये सब हिंदुस्तान के लोग हैं। लेकिन पाल समाज का एक भाई जो यूपी के जौनपुर में या बनारस में रहता है, उसके बच्चों को ओबीसी के हिसाब से सारी सुविधा मिल रही है। और दूसरा भाई जो मुंबई में आ गया, मान लीजिए ऑटो चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, बिल्डिंग के काम में जुड़ा हुआ है, उसके जो बच्चे हैं उसको यहाँ पर ओबीसी का दर्जा नहीं मिल रहा। तो ऐसा लग रहा है कि एक ही समाज के दो भाइयों के साथ भेदभाव। तो महाराष्ट्र में भी ये जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनको ओबीसी का दर्जा मिले, और जो ओबीसी की सुविधाएं हैं जो यहाँ के मराठी भाषी ओबीसी को मिलता है, वही सुविधा मिलनी चाहिए उनको। अब ये तब मिलेगा जब उनके पास जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। अब जाति प्रमाण पत्र के लिए जो यहाँ पर बहुत बड़ा आलोचना है, उसमें वो मराठी लोग भी बेचारे परेशान है, गुजराती भी परेशान है, उत्तर भारतीय भी परेशान है। तो पहला तो यह है कि सरकार इसको एक्सेप्ट कर दे कि धनगर समाज किसी तरह गरड़िया समाज है या पाल समाज है, तो जितने पाल है वो धनगर के अंदर है, धनगर अगर ओबीसी है तो ये भी होगा। हालांकि महाराष्ट्र के धनगर एससी कम्युनिटी में लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई ये उनकी लड़ाई है, उनकी लड़ाई अपना लड़ेंगे, उस लड़ाई में हमारा पूरा उनका समर्थन है, पूरा धनगर समाज को एससी कम्युनिटी का दर्जा मिले, ऐसा हमारी तरफ से पूरी शुभकामना है। लेकिन धनगर समाज के साथ साथ वही समाज जो यूपी बिहार में पैदा हुआ, उसको यहाँ कम से कम आज की तारीख में जो ओबीसी का दर्जा प्राप्त हो मिले। इस लड़ाई में मुझे लगता है कि शिवसेना के साथियों को भी शामिल होना चाहिए, मानवीयता के नाम, क्योंकि वो उसका हक है। वो यहाँ पर उपस्थित जितने पाल समाज के लोग हैं, इनके बच्चों का एक हक है, वो संविधान द्वारा प्रदत्त हक है या भारतीय संसद द्वारा पारित कानून के तहत उनका एक हक है, और ये हक उनसे छीना जा रहा है सिर्फ इस आधार पर कि वो अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में रोजी रोटी कमाने लगे। ये जो भेदभाव है कैसे दूर हो, तो एक लड़ाई चल रही है। दूसरा मुद्दा जो कि मैंने कहा मराठी भाषी गुजराती भाषी भी उस संघर्ष से जूझ रहे हैं, वो ये है कि जो सर्टिफिकेशन होता है, कास्ट सर्टिफिकेट मिलता है, उसके लिए जो डेटम लाइन है, जो ईयर है, वो 1960, 1959 तब का पेपर लाके दी। अब जितने यूपी से बिहार से लोग यहाँ पे आए, बेचारे सब मजदूर के तौर पे आए, कोई बड़े कोई सेठ बन के तो नहीं आए कि भाई यहाँ पर आते ही बड़ा सा बंगला था। ये दूसरी बात है कि यहाँ के बंगला बना लिए, लेकिन जब आए थे तब तो सड़क छाप ही थे बेचारे, कहीं फुटपाथ पे सो रहे हैं, किसी के सेठ क्या नौकरी कर रहे हैं, कहीं ऑटो चला रहे हैं, कोई भाड़े का ऑटो चला रहे हैं, तो उनके पास खुद रहने का ठिकाना नहीं था, तो कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है। हालांकि 1950, 1960 से वो पाल समाज या मौर्य समाज या विश्वकर्मा समाज या यादव समाज के लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है ये बताने के लिए कि 1950 या 60 में वो यहाँ थे। हाँ, उसके बाद मेहनत करके, क्योंकि ये मेहनत मजदूर है, ये जो वर्ग है पूरा मेहनत करने वाला वर्ग है जो वहां से आता है, वो मेहनत कर करके धीरे धीरे कहीं एक थोड़ा सा भाड़े का खोली लिया, फिर तो पैसा जमा करके थोड़ा सा एक बाजू में एक छोटा सा खोले लिया, बड़ा खोले लिया, एक माला, दो मलिया, तीन मलिया, करते करते पूरा परिवार बसा लिया। कई लोगों का तो अपना बाड़ी है, मिश्रा जी की बाड़ी, तो पांडे जी की बाड़ी, तो पाल साहब की बाड़ी, तो यादव जी की बाड़ी भी बना लिए लोग। ये दूसरी बात है, वो जो किया अपना मेहनत से किया। अब कहीं अभी मुद्दा क्या है कि महाराष्ट्र में आप महाड़ा में इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे।
कि महाराष्ट्र में आपको सरकार से कुछ भी चाहिए तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होता है। जैसे महाडा में मान लीजिए मेरे नाम पे घर निकल गया तो बगैर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के मुझे घर नहीं मिलेगा, भले लॉटरी मेरा नाम आ गया। किसी को छात्रवृत्ति चाहिए, पेंशन चाहिए तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब 15 साल से महाराष्ट्र में रहे इसका सबूत दीजिए। तो महाराष्ट्र सरकार से कुछ भी लेने के लिए जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही मेन अट है तो रिजर्वेशन के लिए और जाति प्रमाण पत्र के लिए भी इसी अट को परमानेंट कर दिया जाए। इससे बहुत सारे झंझट दूर हो जाए और इससे पाल समाज की चिंता दूर नहीं होगी, मराठी और गुजराती भाषी जो लोग हैं उनकी भी चिंता दूर हो जाएगी। वो भी बेचारे संघर्ष कर रहे हैं। जो आपके अपने एरिया में बोरीवली दहिसर में बहुत सारे गुजराती लोग हैं, SC ST के लोग हैं, वो बेचारे जब महाराष्ट्र गुजरात अलग अलग सब यही है, लेकिन उससे अब 1960 का या 50 का पता नहीं कब का पेपर उनके पास नहीं है, गरीबों के पास। तो एक साथ तो गुजराती और मराठी भाषी लोग वो और जो यूपी बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान या पंजाब के क्षेत्र जहां से भी ओबीसी समाज के लोग हैं उनका भी एक संघर्ष खत्म हो जाएगा, उनको भी एक सुविधा मिलेगी। तो मुझे लगता है इन दो विषयों पे हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार के अलग अलग जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको अप्रोच भी कर रहे हैं, उनको निवेदन भी दे रहे हैं, पर टाइम लगेगा। लेकिन आप इसलिए मैंने कहा कि मैं बोलता हूँ उसके बाद आप बोलो, ताकि ये विषय जरा आपकी अपने दिमाग में रखो और हो सके तो कभी इस तरह की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाएं, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हो रही है देखते हुए कि अब शिवसेना धीरे धीरे उत्तर भारतीय समाज को करीब लेने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। इसमें कोई गलत नहीं, इसमें कोई गलत नहीं, इसका जोरदार ढंग से स्वागत होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं शिवसेना में वापस जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन हमारी चिंता ये है कि महाराष्ट्र में मुंबई में रहने वाला जो मराठी भाषी उत्तर भारतीय समाज के लोग एक साथ रहें, मिलजुल के रहें, बिना वजह जाति समाज के नाम पे झगड़ा नहीं होना चाहिए। और झगड़ा पहले इसी वजह से होता था। तो अब एक अच्छी बात है कि शिवसेना में कोई प्रकार का सुधार आया है, शिवसेना का एक अप्रोच थोड़ा लिबरल हुआ है खुल के लोग। तो जब आपके पार्टी में कभी मान लीजिए विभाग प्रमुखों की बैठक हो, आमदारों की बैठक हो, मान लो उद्धव जी कभी चीफ मिनिस्टर साहब जानना चाहें की काय प्रश्न आहे उत्तर भारतीय समाजाचा, तो तुम्ही हा प्रश्न तिकडे मांडा त्या मीटिंग मध्ये आणि त्याला न्याय आणून द्या, असा माझी विनंती आहे। ये मेरी आपसे घोसालकर जी, डॉक्टर घोसालकर जी, आपसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है। इसलिए मैंने कहा कि जरा मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोलिए। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इस विषय को लेकर आगे बढ़ना है। अभी तक की लड़ाई मैं अकेले लड़ रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि पूरे समाज की लड़ाई हम अकेले लड़ें, हम मिलकर लड़ें। क्योंकि जब हम चाहते हैं कि समाज के लोग अपने पास आए, अपने से जुड़े और समाज के लोगों के अंदर एक आपुलकी निर्माण हो, एक अपनापन हो कि नहीं भाई ये पार्टी के लोग, पार्टी के नेता लोग हमारे बारे में सोचते हैं, तो ये लड़ाई अकेले क्यों लड़ी जाए, सब लोग मिलकर क्यों नहीं लड़ें। तो आप लोग भी जरा अपने पार्टी के अंदर बाकी लोगों के साथ भी जरा चर्चा में इस विषय को लाए कि कैसे कैसे ओबीसी जो उत्तर भारतीय ओबीसी है उसको धीरे धीरे इस प्रक्रिया में डाला जाए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया है। पहले ये था कि पूरी लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करती थी, ओबीसी कौन से स्टेट में कौन सी जाती है, अब उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया। तो हमारे लोग अभी बटकटीवार जी से मिलकर आए हैं। बटकटीवार बोले कि हम दो समाज को हम अपने यहाँ ओबीसी में लेते जाएंगे, जो यूपी वाले लोग हैं, बिहार वाले लोग। तो वो प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसमें थोड़ा आप लोग भी घुसो और आप क्रेडिट ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। राजनीति में लोग क्रेडिट बड़ा तकलीफ में रहते हैं, और तेरा क्रेडिट में मुझे कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्रेडिट शिवसेना ले दे, लेकिन न्याय करके दे दे पूरे उत्तर भारतीय समाज के साथ, ऐसी इच्छा। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर बाल विकास संघ के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।